की वॉइड मेन फंक्शन का है। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं एग्जांपल को। यहाँ देखें हमारे पास array4.cpp अवेलेबल है एग्जांपल। सबसे पहले हेडर फाइल्स, हमने यहाँ मेन फंक्शन ओपन करने के पश्चात 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, rct, r रोज के लिए, c कॉलम के लिए और t टोटल के लिए। एक एरे डिक्लेयर किया गया है जिसमें एरे ऑफ 3 ऑफ 4 अर्थात टोटल 12 एलिमेंट हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे, जिसमें रोज है 3 और कॉलम्स है 4। ये सिर्फ समझाने के लिए रोज कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है। उसके पश्चात t में 0 असाइन किया गया है अर्थात t की शुरुआत वैल्यू जो है वो 0 है। हमारा मेन सेक्शन यहां से शुरू होता है। यहां यदि आप देखें तो r 0 है, r जब तक 3 से छोटा रहता है r में एक एक जोड़ेंगे और फिर हर r के लिए ये इनर लूप एग्जीक्यूट की जाएगी। इस लूप में देखें आप c 0 है, c जब तक छोटा है 4 से एग्जीक्यूट होती रहेगी लूप और एक एक जोड़ते हुए, और फाइनली इनपुट की जाएगी वैल्यू और उसे t में स्टोर किया जाएगा। दोनों लूप्स खत्म होने के पश्चात फाइनली टोटल को प्रिंट करवाया जाएगा t से। कंट्रोल F9 के द्वारा हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। देखें सबसे पहले एलिमेंट्स की वैल्यू देनी है मुझे। टोटल मेरे पास 12 एलिमेंट हैं। देखिए टोटल मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार हम 2 डायमेंशनल एरे का प्रयोग कर सकते हैं array4.cpp के रूप में। इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे पॉइंटर्स के बारे में। C++ में पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास पॉइंटर होते क्या हैं। पॉइंटर एक स्पेशल फीचर है जो C++ लैंग्वेज में अवेलेबल है। पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है C++ लैंग्वेज की। पॉइंटर्स एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं जिनका कार्य दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करना होता है। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ नीचे एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस चार्ट के अनुसार जैसे हमने पहले भी जानकारी ली थी, हमने यहाँ मेमोरी सेल्स में वैल्यूज रखी हैं। हर एक मेमोरी सेल को एक वेरिएबल से डिनोट किया गया है, जैसे इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z, कैरेक्टर p, कैरेक्टर q। जैसे हम इस वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं x के साथ, हम x के साथ इस वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं और x के साथ इस वैल्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमने इस मेमोरी सेल का नाम x रखा है, परंतु जब भी मेमोरी असाइन की जाती है किसी वेरिएबल को तो उस वेरिएबल का एक एड्रेस भी साथ में डिनोट किया जाता है। जैसे इस वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार इसका एक एड्रेस भी अवेलेबल रहता है जिससे हम कार्य कर सकते हैं। इसको हम इस एग्जांपल के द्वारा पहले समझते हैं। देखिए हमारे पास x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 30, p की वैल्यू कैपिटल A है, फ्लोट की वैल्यू 10.86 हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं नीचे उनके एड्रेसेस मेंशन किए गए हैं। ये एड्रेस काल्पनिक है, केवल एग्जांपल के लिए परंतु यहाँ मुख्य बात है कि हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस है। जो हमारे पास पहला वेरिएबल है इंटीजर x, उसका एड्रेस 501, 502 है। इंटीजर y का एड्रेस 503, 504 है। इंटीजर z का इंडेक्स 505, 506 है। कैरेक्टर p का जो एड्रेस है 507, फ्लोट q का एड्रेस 508 से लेकर 511 तक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि हमारे एड्रेसेस यहाँ दो किस प्रकार आए हैं। इसका आंसर ये है कि हमारी इंटीजर डेटा टाइप जो होती है वो 2 बाइट का स्पेस लेती है, जिसको हमने लास्ट वाली रो से दिखाया है। 2 बाइट्स के कारण यहाँ 501 को पहला बाइट और 502 को दूसरा बाइट माना गया है, इसलिए यहाँ पे 2 एड्रेसेस अवेलेबल हैं 501, 502। इसी प्रकार से y के लिए भी 503, 504, z के लिए भी। कैरेक्टर p क्योंकि 1 बाइट का स्पेस लेता है तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एड्रेस अवेलेबल है 507। फ्लोट q क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स का एड्रेस स्टोर करती है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ 4 बाइट्स को स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है 508 से लेकर 511 तक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमारे पास मेमोरी अवेलेबल रहती है किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास मुख्य बात यह है कि हमारे पास यहाँ अब वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के 2 तरीके अवेलेबल हैं। एक हमारे पास x जो वेरिएबल का नाम हमने रखा है, और दूसरा आप इन एड्रेसेस के साथ भी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस के साथ कार्य कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल किस प्रकार बनाया जाता है। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हमें डेटा टाइप और उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ ptr रखा है।
इसके साथ ही हमें ptr के साथ स्टार सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है, जो बाकी वेरिएबल से इसको भिन्न कर देता है और इसको एक पॉइंटर वेरिएबल बना देता है। पॉइंटर वेरिएबल की विशेषता ये है कि ये दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ ptr में एड्रेस स्टोर किया गया है x का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को प्रयोग किया है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर x का एड्रेस ptr में स्टोर कर देगा। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का कार्य x का एड्रेस डिटेक्ट करना है और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने इसको ptr में स्टोर कर दिया है। यदि हम यहाँ एग्जांपल के रूप में देखें तो ये देखें पॉइंटर वेरिएबल में 501 जो वैल्यू है ये x का एड्रेस है। यदि आप नीचे देखें तो 501 जो है वो x का स्टार्टिंग एड्रेस है जो हमारे पॉइंटर ptr में स्टोर हो गया है। यहाँ पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर के साथ, तो हम उसी डेटा टाइप का पॉइंटर प्रयोग करते हैं जिस डेटा टाइप के वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं। हमने यहाँ इंटीजर x का एड्रेस स्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंटीजर ptr के रूप में। यहाँ एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे बाकी वेरिएबल का एड्रेसेस अवेलेबल है उसी प्रकार से हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस अवेलेबल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे 1050 और 1052 एड्रेस यहाँ पे लिया है। जिस प्रकार बाकी वेरिएबल का एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होता है उसी प्रकार पॉइंटर वेरिएबल जो इंटीजर डेटा टाइप के हैं उनका भी एड्रेस अवेलेबल रहता है मेमोरी में। जैसे यहाँ 1051 और 1052 के रूप में, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है इसलिए 2 बाइट का स्पेस पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा भी मेमोरी में लिया गया है। अब हम देखते हैं कि इससे कार्य किस प्रकार किया जाता है। हम यहाँ पे x की तरफ देखें, x की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने सी आउट स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। यहाँ पे x को प्रिंट करवाया गया है, देखें 10 आउटपुट के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। यदि मैं इस x वेरिएबल का एड्रेस देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देता हूँ जिससे मेरे पास एड्रेस आ जाएगा। देखिए 501 आउटपुट के रूप में अवेलेबल है। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे एड्रेस काल्पनिक है, आपके कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम के अनुसार और कंप्यूटर की मेमोरी की अवेलेबिलिटी के अनुसार एड्रेसेस अवेलेबल होंगे। इसी प्रकार से यदि हम पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर से भी हम x का एड्रेस देख सकते हैं। देखिए हमने ये लाइन जो प्रिंट आउट करवाई है, पॉइंटर हैज आल्सो स्टोर्ड एड्रेस ऑफ x, इसमें हमने ptr का प्रयोग किया है। ptr हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें 501 स्टोर है जो कि असल में x का एड्रेस है। पॉइंटर्स का कार्य ना केवल एड्रेसेस को स्टोर करना बल्कि उन एड्रेसेस पे क्या वैल्यू स्टोर है ये दिखाना भी होता है। तो यदि हम यहाँ पे लास्ट वाली लाइन देखें, द वैल्यू ऑफ इन ptr इज, यदि हम स्टार ptr का यूज करें तो 501 जो एड्रेस पॉइंटर ने स्टोर किया है उसके पास क्या वैल्यू स्टोर है उसको दिखाया जाएगा। अब यदि देखें 501 एड्रेस ये है और यहाँ 10 वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ देखें आउटपुट में 10 अवेलेबल हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि यदि आप स्टार के बिना पॉइंटर लगाते हैं तो पॉइंटर अपनी वैल्यू जो स्टोर एड्रेस है वो दिखाता है, परंतु यदि आप स्टार के साथ ptr वेरिएबल का प्रयोग करते हैं या पॉइंटर वेरिएबल का प्रयोग करते हैं तो वो आपको स्टोर्ड किए गए एड्रेस की वैल्यू दिखाता है। जैसे 501 के एड्रेस की वैल्यू 10 है, वो आपको यहाँ शो की जाएगी। और यदि आप पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार एड्रेस ऑफ ptr सेकंड लास्ट लाइन से देख सकते हैं। 1050 यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है पॉइंटर का। इस प्रकार हम पॉइंटर वेरिएबल को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं पॉइंटर 1.cpp के रूप में। देखिए हमारे पास यहाँ सबसे ऊपर 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। वॉइड मेन ब्लॉक ओपन किया गया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है x जिसमें 10 वैल्यू स्टोर की है। उसके पश्चात इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है। सिंबल को ध्यान रखें, स्टार सिंबल को प्रयोग किया गया है ptr के साथ, जो ये डिफाइन करता है ये वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है जिसका काम दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करना है। यहाँ पे थर्ड लाइन में एड्रेस ऑफ x को असाइन किया गया है ptr में। उसके पश्चात सब आउटपुट्स को शो किया गया है, देखें यहाँ पे, और गेट ch के पश्चात वर्ड मेन ब्लॉक को क्लोज कर दिया गया है। हम इस pointer1.cpp को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं।